जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों में ऐतिहासिक व्यक्ति आ जाएंगे, क्रांतिकारी राजनेता और प्रसिद्ध कवि आ जाएंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी बीरबल के लिए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। बीरबल का जन्म पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, किस जनपद में, तो जालौन जनपद में बीरबल का जन्म हुआ था। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया था। तो अकबर ने बीरबल को 2000 का मनसबदार बनाया था। अब हम बीरबल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। बीरबल, इनका जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी नगर में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान विशेष तौर पर याद रखना है। और इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे महेश दास इनका वास्तविक नाम था। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बीरबल। ठीक है, और अकबर ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध एक अभियान में बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आगे। और बताइए, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था। दहसाला बंदोबस्त की बात करें तो ये शुरू किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में राजा टोडरमल से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी। तो इन्होंने भू राजस्व क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राजा टोडरमल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो इनका पूछा जाता है जन्म स्थान। तो सीतापुर जिले के लहर गांव में और 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया था। टोडरमल ने कृषि राजस्व प्रणाली आईन ए दहसाला आरंभ की थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1589 ईस्वी में, और लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं अबुल फजल की। तो बताइए सबसे पहले कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करी थी। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा की रचना किसने करी थी। तो अकबरनामा की रचना भी किसने करी थी दोस्तों, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी। और अबुल फजल का जन्म पूछा जाए तो आप कहेंगे 1550 ईस्वी में और आगरा में। जन्म स्थान पूछा जाता है, सन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जन्म स्थान जरूर पूछा जाता है। तो आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम क्या था, अबुल फजल इब्न मुबारक। और ये भी अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और ये तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी का ज्ञाता था। और इसकी प्रमुख रचनाएं अकबरनामा और आईने अकबरी है। नेक्स्ट की बात करें अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई थी खड़ी बोली की विकास में। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसे तोता ये हिंद के उपनाम से जाना जाता है। तो तोता ये हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्न में से किसकी जन्म स्थली पटियाली है। तो पटियाली जो है ये अमीर खुसरो की जन्म स्थली है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार थे। और खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी किसको दिया जाता है, अमीर खुसरो को दिया जाता है। जन्म की बात करें तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के
पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो इनका वास्तविक नाम था और ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। या फिर पूछा जाए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था और ये फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इनको सितार व तबले के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। पूछा जाए कि सितार या फिर तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था और इनको तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता के उपनाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो तुगलकनामा हमेशा पूछी जाती है और दूसरी रचना क्या है इनकी? तो री नुसादैन, खजाई उल फुतूह, नूह ए सिपहर तथा देवल रानी खिज्र खां इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की कंबाइंड ई बुक लॉन्च हो गई है और इसी के साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि स्टैटिक जीके के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बार बार रिपीट होने वाले 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, तो इन सभी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो सबसे पहले पूछा जाता है इनका बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था दोस्तों मनु और इनको छबीली भी कहा जाता था। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था वहां पर रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का। वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म पूछा जाएगा ना तो आप कह देंगे वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। कहां पर? वाराणसी में। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, मनु और छबीली था। ठीक है, और इनको छबीली नाम दिया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका पूरा नाम क्या था? तो मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था और शादी के बाद इनका नाम हो गया था रानी लक्ष्मीबाई। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, माता का नाम था भागीरथी और पति का नाम था गंगाधर राव नेवालकर। ठीक है, इनका विवाह हुआ था 1842 में और 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था और इन पति की मृत्यु हो गई थी 1853 में। ठीक है, और इनके दत्तक पुत्र का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा बलिया क्षेत्र से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे शेर ए बलिया के उपनाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया किसको कहा जाता है? चित्तू पांडे को ही कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं चित्तू पांडे कौन थे। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म हुआ था बलिया जिले के रट्टूचक गांव में और बलिया के स्थानीय कांग्रेस नेता थे चित्तू पांडे। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके नेतृत्व के कारण जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें बलिया का शेर की उपाधि दी थी। याद रखना सारे फैक्टों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया था? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना करने वाला पहला भारतीय सिपाही था मंगल पांडे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? यदि बटालियन पूछा जाए तो आप कहेंगे 34वीं नेटो इन्फेंट्री बटालियन से थे
मंगल पांडे। तो मंगल पांडे से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा जन्म, तो वलिया के नगवा नामक गांव में और 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था दिवाकर पांडे, माता का नाम था अभय रानी और मात्र 22 वर्ष की अल्प आयु में 1849 में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। और मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित 34वीं बटालियन के सैनिक थे। और गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटकर लोड करने के विरोध में इन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन को गोली मारी थी, जिस कारण इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे, तो आप कहेंगे मंगल पांडे थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद की। तो चंद्रशेखर आजाद से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे, तो ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चंद्रशेखर आजाद की बात कर लेते हैं सारे फैक्टों की। तो सबसे पहले जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1906 को, और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मूल रूप से इनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था। ठीक है, और इन्होंने 14 वर्ष की अल्प आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। और इन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था तथा भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया था। और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए थे। ठीक है, तो सारी बातें आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा बेगम हजरत महल के बारे में। तो बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था लखनऊ से। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा बेगम थी, या फिर ये कौन थी, तो सेकंड वाइफ थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था फैजाबाद में, जिसको वर्तमान में अयोध्या नाम दिया गया है। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो मोहम्मदी खानम या फिर महक परी इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्हें अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। ओके, और इसी क्रम में पूछा जाता है अजीजन बेगम के बारे में। अजीजन बेगम एक्चुअल में ये नाचने वाली नर्तकी थी, लेकिन 1857 की क्रांति में इनका भी बड़ा योगदान रहा है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले जन्म यदि पूछा जाएगा ना, तो आप कहेंगे लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कब इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, तो 1832 ईस्वी में लखनऊ में जन्म हुआ था। लेकिन कानपुर की ये नर्तकी थी। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में नाना साहब के आह्वान पर अंग्रेजों के विरुद्ध महिलाओं को संगठित किया था इन्होंने। और ब्रिटिश कमांडर हेनरी हैवलॉक ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और अजीमुल्ला खां का पता बताने पर माफ़ी देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन अजीजन बेगम ने इनका प्रस्ताव ठुकराया तो इनको जान से मार दिया गया था। लेकिन इन्होंने अजीमुल्ला खां जो कि क्रांतिकारी थे, इनका पता नहीं बताया था। ओके, याद रखना अजीजन बेगम के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो दोस्तों अंग्रेजों ने नाना साहब को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ओके, और आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसके बचपन का नाम धोंदू पंत था। तो नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, धोंदू पंत।
नाना साहब की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिठूर में इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, और इनके बचपन का नाम था धोंदू पंत, और ये अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया था, और 1857 की क्रांति विफल होने के बाद नाना साहब नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी 3 जनों ने, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी ने। डिटेल की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने करी थी। और ये जो पार्टी है ना, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर एक समाजवादी समूह था। इसका गठन अंग्रेजों के सदस्यों के द्वारा महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों को लेकर किया गया था। और एक और फैक्ट याद रखना कि राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित करी थी। तो ये क्वेश्चन अलग पूछा जाता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करी थी? राम मनोहर लोहिया ने। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि गैर कांग्रेसवाद की रणनीति देने वाले समाजवादी नेता कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ये कौन थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी कट्टर नेता थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1910 को अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और 1928 में साइमन आयोग के विरोध में इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1934 में राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, और एक पत्रिका प्रकाशित करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट। और आज़ादी के बाद इन्होंने किसानों की समस्या दूर करने के लिए हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। और इनकी आत्मकथा का नाम पूछा जाएगा तो आप कह देंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनेता को छोटे लोहिया के उपनाम से जाना जाता है? छोटे लोहिया किसको कहा जाता है? तो ये जनेश्वर मिश्र को कहा जाता है। ये समाजवादी नेता थे और इनको क्या कहा जाता है? छोटे लोहिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस शहर में फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी कहाँ पर? गोरखपुर में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1897 में। और ये महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, इतिहासकार और साहित्यकार थे। और इनको काकोरी के षड्यंत्र में लखनऊ के सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है, पूछा जाता है किस कोर्ट ने सजा सुनाई थी? तो लखनऊ की सेशन कोर्ट ने। और इसके बाद इन्हें गोरखपुर कारागार में 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। ओके, और अब बताइए कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किसे महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो कौन था? महान सूफी संत था। इसका जन्म हुआ था यूपी के बदायूं जिले में 1238 ईस्वी में। और हम बात करें निजामुद्दीन औलिया तो बाबा फरीद का शिष्य था ये। ठीक है, और अमीर खुसरो का गुरु था, याद रखना। ओके, और इनको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कबीर का जन्म हुआ था? कबीर की जन्म स्थली बताइए फटाफट से। तो कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर या फिर कबीर दास का जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो साखी, सबद और रमैनी 3 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1518 ईस्वी में
और संत कबीर नगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा शेख फैजी के बारे में, तो शेख फैजी का जन्म बता दीजिए फटाफट से, कहाँ पर हुआ था शेख फैजी का जन्म। आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं? वीडियो के लास्ट में मैं स्कोर आपसे पूछूंगा कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो शेख फैजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में इनका जन्म हुआ था। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीलावती ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती ग्रंथ जो है संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, भास्कराचार्य ने यह ग्रंथ लिखा था और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैजी या फिर शेख फैजी के बारे में जान लेते हैं। जन्म हुआ था 1547 ईस्वी में आगरा में। कौन था ये? तो प्रसिद्ध इतिहासकार था, कवि था और चिकित्सक भी था और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। पूरा नाम था शेख अबू अल फैज और ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। और फैजी ने भास्कराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। तो सारी बातें याद रखना है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले मैं आपको वो करवाता हूं और फिर उस फेमस व्यक्ति के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको करवा देता हूं। यानी कि मैं कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ा देता हूं। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ ले, लेकिन आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ये आपकी बहादुर सर की गारंटी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया वीडियो डालूं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गौतम बुद्ध के बारे में बताइए कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महापरिनिर्वाण यानी कि इन्होंने कहाँ पर प्राण त्याग दिए थे, कहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी? तो कहाँ पर? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। तो कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। और इनका जन्म सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी में हुआ था। और कब? तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। और इसको क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने प्राण त्याग दिए, यानी कि महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक है इनका। नेक्स्ट वन की बात करें तो पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में बताइए कि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1919 में। ओके, और पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जन्म 1861 में और आगरा में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, एक अमृतसर में 1919 में और कलकत्ता में 1928 में। और इन्होंने 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया और 1931 में इनका निधन हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? तो इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1929 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेहरू जी जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो भारत के प्रधानमंत्री बने थे ये 1947 में। ओके, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? तो इनको 1923 में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। अब नेहरू जी के बारे में कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। जन्म 1889 में और प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई तथा इन्होंने इंग्लैंड से ही कानून की पढ़ाई करी थी। और वर्ष 1921 में भारत वापस लौटकर
आए, ठीक है, और प्रयागराज में वकालत करना प्रारंभ कर दी। और वर्ष 1923 में नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेहरू जी 6 बार तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और वर्ष 1935 में अल्मोड़ा जेल में इन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी इन ऑटोबायोग्राफी का लेखन कार्य पूर्ण किया था, ठीक है। पूछा जाता है किस जेल में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का लेखन कार्य पूरा किया था, तो अल्मोड़ा जेल में। और वर्ष 1946 में इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतंत्र होने पर इनको प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे देश के कौन थे? तो ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं शास्त्री जी की, तो जन्म हुआ था 1904 में और मुगल सराय में। और कब हुआ था जन्म? 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को 2 महान पुरुष पैदा हुए, एक तो महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। और शास्त्री जी 1951 में कांग्रेस के महासचिव बने थे और ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और शास्त्री जी पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आंसर लगाइए। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अब पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछा जाएगा जन्म, तो आप कहेंगे 1861 में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लंदन में आयोजित हुआ था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और 1939 में इंडिया ब्राह्मण महासभा की स्थापना करी थी और ये 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1946 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बताइए कि किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो राम बोला जो है ये तुलसीदास के बचपन का नाम था। किसके? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार गोस्वामी तुलसीदास को ही माना जाता है। हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते? सबसे पहले इनका जन्म पूछा जाएगा, तो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम था नरहरिदास, बचपन का नाम था राम बोला। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, ओके, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, सतसई और वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, वर्वे रामायण, ठीक है, तथा विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? तो वाणभट्ट की आत्मकथा जो कृति है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था 1907 में। और प्रमुख रचनाएं की बात करें तो वाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अमान दास का पोथा, नाथ संप्रदाय और साहित्य का मर्म इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
और 1957 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी कृति है? तो चिंतामणि रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल कौन थे? तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कहाँ पर? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट वन की बात करें तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का संबंध है गोरखपुर से। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद थे। और 1926 को गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चितवन की छांव, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजार का मन, कदम की फूली डाल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनका जन्म 1907 में और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। और ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनको वर्ष 1976 में पद्म भूषण दिया गया था। प्रमुख रचनाओं की बात करें, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, बंगाल का काल, क्या भूलूं क्या याद करूं, वसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। बताइए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध है झांसी से, ठीक है। 1886, चिरगांव जिला झांसी, कुछ याद आ रहा है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 1886 और झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती के कारण इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त को इनकी किस रचना के कारण महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? तो भारत भारती रचना के कारण। और इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी किसने थी? महात्मा गांधी जी ने। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध और द्वापर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बताइए मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ओके। और इनका जन्म 1860 में और वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। वास्तविक नाम था इनका धनपत राय, उपनाम था नवाब राय। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गोदान, गबन, पंच परमेश्वर, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और मंगल सूत्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रैदास के बारे में बताइए। रैदास या फिर संत रविदास, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैदास या फिर संत रविदास, इनका जन्म लगभग 1388 ईस्वी में और कहीं कहीं 1377 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और ये रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने रामदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और संत रैदास जो हैं ये मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1518 ईस्वी में और वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, ओके। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में अमेठी में हुआ था। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। प्रमुख रचनाओं में पद्मावत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, फिर अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा तथा चित्र रेखा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी गिरजा देवी और इन्होंने ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? हम एक एक करके देख लेते हैं। टोडरमल का संबंध सीतापुर जिले से, बिल्कुल सही। बीरबल का संबंध है जालौन से। अबुल फजल का संबंध आगरा से है। ये तीन तो सही लिखे हैं, तो चौथा ही गलत होगा। अमीर खुसरो के सामने लिखा है आगरा, नहीं भैया। हाँ, हम बात करें अमीर खुसरो की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कासगंज जिले के और पटियाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो चार चीजें हमें पता चल गई हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। गुलाम हुसैन खां, ये सितार वादक थे, सही लिखा है। और लिखा है कोदौस हैं, ये पखावज से संबंधित थे। ठीक है, पखावज भी क्या है? तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। और सितारा देवी के सामने लिखा है ये कथक डांसर थी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। रविशंकर के सामने लिखा है ये सरोद वादक थे, ये गलत है, क्योंकि रविशंकर कौन थे? तो रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। कौन थे? रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो के बारे में लिखा है, तो ये एटा या फिर कासगंज, याद रखना। कहीं कहीं एटा मिलता है देखने के लिए, कहीं कहीं मिलता है कासगंज, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। रविशंकर के सामने क्या लिखा है? वाराणसी, तो इनका संबंध वाराणसी जिले से है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, मिर्जा गालिब के सामने लिखा है आगरा, इनका संबंध आगरा जिले से। राम प्रसाद बिस्मिल के सामने लिखा है प्रयागराज, नहीं भैया। राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से इनका संबंध है। कहाँ से? शाहजहांपुर से, तो ये गलत है। ठीक है, गलत ही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तो पंडित रविशंकर सभी लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा कि ये सितार वादक थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पंडित रविशंकर के बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। ये मशहूर सितार वादक थे और अप्रैल 1920 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और वर्ष 1949 से 1956 तक ये ऑल इंडिया रेडियो के संगीत निर्देशक भी रहे और वर्ष 1986 से 1992 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ठीक है, और इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है और वर्ष 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। देखिए, क्वेश्चन तो हमने 60 डिस्कस किए हैं, लेकिन यदि हम फैक्टों की बात करें तो 200 से 250 फैक्टों को हमने डिस्कस किया और सारे के सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे। और इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, प्लस करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और यूपी जीके 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। एक क्वेश्चन आपको छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, पूरा देखा है, वीडियो ईमानदारी से देखा है। चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है तो यूपी जीके टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।